आज हमारा टॉपिक है शोधकर्ता शोध कार्य प्रारंभ कैसे करता है। जी हाँ मित्रों, क्या है शोधकर्ता? कोई अनुसंधानकर्ता अपने शोध कार्य प्रारंभ किस तरीके से करता है, और जब वह पीएचडी प्रवेश परीक्षा देता है और वह इनरोलमेंट के पहले यानी उसके पंजीकरण पूर्ण होने के पहले और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बीच में क्या क्या कवायदें होती हैं और उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां पेश होती हैं, और वो किन चुनौतियों को फेस करता हुआ अपने पंजीकरण को लास्ट चरण तक लेके जाता है। तो उन सारी बातों को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। जो नए शोधकर्ता हैं या जो पीएचडी करने की चाहत रखते हैं, जो शोध कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक मार्गदर्शक टाइप का वीडियो हो सकता है और एक जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें हमने सारी चीज़ों को कवर किया है कि उसके इनरोलमेंट यानी नामांकन यानी पंजीकरण होने के पहले तक की क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो में पूर्णतः बने रहिए और आप पूरे वीडियो को वॉच करिएगा, लास्ट तक अच्छे से आप सारी चीज़ें नॉलेज में आ जाएंगी। तो इसमें हमने लिखा है शोधकर्ता शोध कार्य प्रारंभ कैसे करता है। शोधकर्ता शोध कार्य प्रारंभ कैसे करता है। शोध कार्य के किसी भी क्षेत्र में आरंभ करने के लिए शोधकर्ता को एक रूपरेखा यानी सिनॉप्सिस तैयार करनी होती है। जैसे वह उसको क्या करना होता है, इंटरव्यू में प्रवेश करता है तो इंटरव्यू के लिए उसको एक सिनॉप्सिस बनानी होती है, जिसे हम लोग जो है रूपरेखा बोलते हैं या शोध अनुसंधान का रूपरेखा बोलते हैं। ठीक, उसको तैयार करना होता है उस स्टूडेंट को, जिसकी 10 प्रतियां विश्वविद्यालय के शोध विभाग में जमा करनी होती है। जिनकी शोध यानी सिनॉप्सिस की 10 प्रतियां कहाँ जमा करना होता है, शोध विभाग में जमा करना होता है। कहाँ के? विश्वविद्यालय में। और शोध के पंजीकरण या नामांकन के लिए एक आवेदन पत्र भी भरना होता है। यानी उसके बाद वो पंजीकरण या नामांकन के लिए उसको क्या करना होता है, एक आवेदन पत्र भरना होता है। और यह आवेदन पत्र जो है विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जाता है, विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जाता है। आवेदन पत्र में क्या क्या लिखना होता है, इस बात को मेंशन किया गया है। पर्यवेक्षक पर्यवेक्षक यानी गाइड तथा जिस संस्था में शोध कार्य करना होता है उसके प्राचार्य तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर कराने होते हैं। इस आवेदन पत्र के साथ शोध रूपरेखा की प्रतियां तथा पंजीकरण शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करनी होती है। यानी जब आप प्रवेश परीक्षा पास करके, इंटरव्यू पास करके आप सिनॉप्सिस लिख करके आप प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उसमें जो आवेदन पत्र भरा जाता है उसमें पर्यवेक्षक का नाम, गाइड का नाम या और जिस संस्था में आप शोध कार्य करना चाहते हैं उसका नाम, और साथ ही साथ उस संस्था के प्राचार्य और अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने होते हैं। इस आवेदन पत्र के साथ शोध रूपरेखा की प्रतियां तथा पंजीकरण शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करनी होती है, तब शोध कार्य के लिए पंजीकरण माना जाता है। इतना कार्य आपको प्रारंभिक वे में करना होता है। फिर उसके बाद होता क्या है, यहीं तक आपकी स्थितियां नहीं हो जाती हैं, इसके आगे आपको क्या प्रोसेस है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हो प्रत्येक विषय में शोध रूपरेखा के मूल्यांकन के लिए शोध उपाधि समिति यानी रिसर्च डिग्री कमेटी का गठन किया जाता है। किसका? शोध उपाधि समिति का गठन किया जाता है, जिनमें अन्य विश्वविद्यालय के आचार्य यानी प्रोफेसर होते हैं। ठीक है, वो भी बैठे होते हैं उस समिति में। यानी शोध उपाधि समिति एक कमेटी बनाई जाती है जिनमें विश्वविद्यालय के उस संस्था के तो आचार्य यानी प्रोफेसर होते ही हैं, साथ साथ अन्य विश्वविद्यालय के भी प्रोफेसर वहाँ पे होते हैं। कुलपति उस समिति का अध्यक्ष होता है। कुलपति यानी जो विश्वविद्यालय का कुलपति होता है उस समिति का अध्यक्ष होता है। और यह वर्ष में 2 बार यानी वर्ष में 2 बार शोध उपाधि समिति की बैठक में इन रूपरेखाओं का मूल्यांकन करती है। शोध रूपरेखाओं के संबंध में समिति 3 प्रकार के निर्णय देती है। जैसे आपका सिनॉप्सिस जमा हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम जो भी उसकी रूपरेखा उस जमा हो जाती है, तो उस कमेटी जब उस सिनॉप्सिस को देखती है, आपके शोध समस्या को देखती है, तो वहाँ पे 3 चीज़ें आपको सामने लेकर आता है। तो पहली चीज़ जिसमें आपके पास ये होगी,
शोध रूपरेखा की संस्तुति करती है। अगर आपका सिनॉप्सिस अच्छा रहा, कंटेंट नया है, नयापन लग रहा, यानी उस पर शोध अच्छे से किया जा सकता है, तो वो क्या करती है कमेटी, उसको पास कर देती है, यानी शोध रूपरेखा की संस्तुति कर देती है। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है या सही आप समस्या का चयन नहीं कर पाते हैं, सिनॉप्सिस आपकी गड़बड़ होती है, तो क्या करता है समिति, शोध रूपरेखा को निरस्त भी कर देती है। ठीक है। और तीसरा संभावना ये बनी रहती है कि शोध रूपरेखा में सुधार के लिए सुझाव भी दे देती है। जैसे थोड़ा बहुत उसमें कुछ कमियां हैं, बाकी चीज़ें सही हैं, तो वह समिति क्या करता है, शोध रूपरेखा में सुधार करके उसको अग्रेसित करने की बात कर देता है, इन्हें संस्तुति कर देती है। ठीक, तो ये 3 चीज़ कमेटी जो है निर्णय लेती है। फिर इसमें निर्णय के बाद होता क्या है कि शोध प्रबंध समिति जिस रूपरेखा की संस्तुति करती है उसकी सूचना विश्वविद्यालय शोधकर्ता को देता है। अगर वहाँ से कमेटी से पास कर दिया गया है आपकी रूपरेखा यानी सिनॉप्सिस की सही है, तो उस पर आप शोधकर्ता को विश्वविद्यालय क्या करता है, सूचना दे देता है, और वह शोधकर्ता वह उस पर अपना कार्य आरंभ कर देता है, और शोधकर्ता उस पर अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। और जिस रूपरेखा की संस्तुति शोध प्रबंध समिति नहीं करती, यानी रिजेक्ट कर देती है, निरस्त कर देती है, उसकी भी सूचना विश्वविद्यालय शोधकर्ता को देता है। ऐसी स्थिति में शोधकर्ता का पंजीकरण भी रद्द हो जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सिनॉप्सिस बनाए जिससे कि आपका पंजीकरण रद्द ना हो, इसका ध्यान दें बिल्कुल। और उसे नए ढंग से समस्या का चयन करके नई रूपरेखा तैयार करनी होती है, और पुनः उपर्युक्त प्रक्रिया दोहरानी होती है। तो यानी इसमें समय, खर्च और मस्तिष्क का हरासमेंट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी नष्ट होती हैं। इसलिए आप ऐसी रूपरेखा बनाएं जिससे कि पहली बार में उस आपकी रूपरेखा या शोध सिनॉप्सिस आपका एक्सेप्ट हो जाए। फिर तीसरी बात इसमें आती है कि शोध प्रबंध समिति जिस रूपरेखा में सुधार के लिए सुझाव देती है, उन सुझावों के आधार पर शोधकर्ता अपनी रूपरेखा में आवश्यक संशोधन करके उस रूपरेखा को पुनः जमा करता है और समिति उसकी संस्तुति करती है। ऐसी स्थिति में पंजीकरण बना रहता है, केवल संशोधित रूपरेखा ही जमा की जाती है। कहने का मतलब है जो तीसरा केस है शोध प्रबंध समिति के द्वारा जब रूपरेखा में सुधार यानी थोड़ा बहुत उसमें डिसबैलेंस होता है तो उसको सुधार करके वह समिति उस चीज़ को अग्रेसित कर देती है, यानी शोधकर्ता को पुनः प्रोवाइड कर दिया जाता है, और इस केस में उसका नामांकन बना रहता है, नामांकन रद्द नहीं किया जाता है। ठीक है, उसकी पंजीकरण यथावत स्थिति बनी रहती है, केवल उसमें संशोधित रूपरेखा ही जमा की जाती है। मतलब जो बदलाव किए जाएंगे उसको जमा करके वह शोधकर्ता अपने अनुसंधान को आगे बढ़ा सकता है। तो यह प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो है अनुसंधानकर्ता को एक सही अनुसंधान के मार्ग पर जाने की अनुमति प्राप्त होती है। तो आई होप ये एक नॉलेज वीडियो था जिसके अंतर्गत जो नए अभ्यर्थी हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो रिसर्च में इच्छुक हैं, उनके लिए ये प्रारंभिक नॉलेज है और इस नॉलेज से उसको गुजरना ही पड़ेगा। तो अपने जो नए मित्र हैं उनको के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी चीज़ें पता चल जाए कि हमको प्रारंभिक समय में करना क्या होता है पीएचडी में एनरोलमेंट लेने के पहले। और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद।